पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री में हर साल दूध की पैदावार तकरीबन 70 अरब लीटर है। 2018 के सर्वे के मुताबिक पूरे पाकिस्तान में कुल मिलाकर 70 लाख डेयरी फार्म्स रिकॉर्ड किए गए, जो कि पूरी यूरोपियन यूनियन की मजमूई तादाद से ज़्यादा है। पाकिस्तान इज़ द 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। तो आप ये समझ लें कि गवर्नमेंट के स्टेटिस्टिक्स ये हैं कि 60 बिलियन लीटर्स जो है वो पाकिस्तान में प्रोड्यूस होता है और कंज्यूम होता है। पाकिस्तान में तकरीबन 80% दूध की पैदावार देही इलाकों में छोटे पैमाने पर होती है, जबकि 15% पेरी अर्बन और 5% शहरी इलाकों में होती है। दूध की फराहमी का तकरीबन 97% गैर रस्मी यानी इनफॉर्मल सेक्टर के निज़ाम के ज़रिए मार्केट में लाया जाता है। अगर मैं डेयरी सेक्टर को डिवाइड करूं तो 5% फॉर्मलाइज है और 95% अनऑर्गेनाइज्ड इनफॉर्मल सेक्टर है। दुनिया में ऐसी एग्जांपल और कहीं भी नहीं है। This sector is mostly in undocumented sector, loose milk sector. लूज मिल्क मेजर ही नहीं हो सकता। जब वो मेजर नहीं हो सकता तो उस पर कोई स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं हो सकता, चाहे वो पाकिस्तान ही का स्टैंडर्ड क्यों ना। पाकिस्तान के डेयरी सेक्टर में दूधीज़ का किरदार बहुत अहम है। ये दोनों फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर के लिए दूध की सप्लाई में एक अहम किरदार अदा करते हैं और इनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बुनियाद पर इन्हें छोटे, दरमियाने और बड़े पैमाने पर दूध कलेक्ट करने वाले ग्रुप्स में तकसीम किया जा सकता है। ये जो हमारी लोकल इंडस्ट्री है, इसके अंदर एक फार्मर है, उसके बाद एक मिडिल मैन है जो डिस्ट्रीब्यूटर है, और फिर रिटेलर है या होलसेलर है। होलसेलर जो है उसको आप मिडिल मैन कह सकते हैं, लेकिन होलसेलर मैं इसलिए कह रहा हूँ, उसको अलग कर रहा हूँ कि ली मार्केट जो कराची की दूध की मार्केट है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिटेल का नहीं सिर्फ होलसेल का काम करते हैं और वो डिपेंड इन डिस्ट्रीब्यूटर्स पे करते हैं जो इनको दूध ला के देते हैं। सो बेसिकली फार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड रिटेलर्स एंड होलसेलर्स। कॉर्पोरेट जो मिल्क प्रोसेसर्स हैं उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को बीच में से हटा दिया, वो डायरेक्टली फार्मर के पास जाते हैं और कहते हैं हमें दे दो। छोटे दर्जे के मिल्क कलेक्टर्स यानी दोधी अक्सर फार्मर से दूध इकट्ठा करके करीबी इलाकों में घर घर जाकर फरोख्त कर देते हैं, जबकि बड़े पैमाने पर दूध कलेक्ट करने वाले अक्सर छोटे दोधी से दूध खरीद लेते हैं और ऐसे में फार्मर्स और रिटेलर्स तक मिडलमैन का किरदार अदा करते हैं। और यही मिल्क कलेक्टर्स शहर के मुज़ाफ़ात में बाकी मवेशी कॉलोनीज से भी दूध को कलेक्ट करते हैं। मैं जब पैदा हुआ हूँ तो मैंने ये बाड़े देखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर लोग बहुत टाइम से ये काम कर रहे हैं और पहले के हिसाब से यहाँ पर 10 बाड़े थे। तो लोग जिस तरीके से इस फील्ड में घुसते गए, उन्होंने अपना शौक़ बढ़ाते गए, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अभी 400 बाड़े हैं। 400 बाड़े में फ़ी बाड़े में जो है 200 भैंसें हैं और फ़ी बाड़े में अल्हम्दुलिल्लाह 35 से 40 लेबर काम करती है। दूध की सप्लाई चेन डेयरी फार्मर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेलर्स पर मुश्तमिल होती है, जहां दूध बंदी के मुआहदे के ज़रिए फ़रोख्त किया जाता है। दूध की बंदी में मुख्तलिफ होलसेलर्स और रिटेलर्स के ज़रिए दूध की ख़रीदारी की कीमत और मिकदार तय की जाती है। हमारी बंदी है रोज़ की, ये टांकी भर के हम गाड़ी में रखेंगे, उधर हमारे सेठ का ग्राहक बनेगा, कस्टमर बनने ही पड़ेगी, जाके गाड़ी उधर उतरा के आएगी। 10 दिन का बिल होता है या 5 दिन का होता है, किसी का 15 दिन का होता है। एक टाइम का 20 मन दूध जाता है तो 2 टाइम का 40 मन हो गया। इस तरीके से इनके 2 बाड़े हैं तो 80 मन जा रहा है, तो 80 मन से आप डिवाइड करें, एक बाड़े से अगर 20 मन एक टाइम का निकल रहा है तो 200 का आपके सामने कितना हो जाता है। जहां तक दूध की प्रोसेसिंग का ताल्लुक है, पाकिस्तान में सिर्फ 3% दूध प्रोसेस किया जाता है। बाकी 97% दूध बगैर किसी प्रोसेसिंग के फार्मर्स से दोधीज तक और फिर इनके जरिए होलसेलर्स या रिटेलर्स तक पहुंचाया जाता है। ये खुला दूध फिर मुख्तलिफ दुकानों से गवालों के जरिए सार्फिन तक पहुंचाया जाता है। क्योंकि ये दूध अनप्रोसेस सप्लाई होता है, इसके मेयार को बरकरार रखना बहुत मुश्किल है।
देखें, जब आप जाते हैं ना पेरिफेरी में, रूरल एरियाज़ में, तो उनकी हाइजेनिक कंडीशन बहुत ख़राब होती है, एनिमल्स की अपनी भी। तो जब वो मिल्क निकालते हैं उस वक़्त भी क्या उन्होंने हाथ धोए नहीं धोए, किस तरीके से किस बर्तन में दूध निकाला, फिर उस बर्तन से निकाल के किसी और बर्तन में शिफ्ट किया। तो जो जनरल हाइजीन है रूरल एरियाज़ की और हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत सारे लोगों की, वो इतनी अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ जो बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन है बिकॉज ऑफ कन्वेंशनल मिल्किंग सिस्टम, हैंड मिल्किंग, तो बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे ही दूध एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करता है, यानी टीट से, गाय या भैंस के टीट से जब वो निकलता है बाहर और वो किसी बकेट में चला जाता है और वो बकेट साफ़ है, और जो अगर हाथ से टीट भी आप साफ़ करा लें, सैनिटाइज करा लें, सब कुछ कर लें, जस्ट बिकॉज कि वो एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहा है जो कि 25 डिग्री पे है या 40 डिग्री पे है। सो इमेजिन द सप्लाई चेन। हम लाहौर में बैठे हुए हैं इस वक्त, सुबह पत्तों की में सुबह 4 से 5 बजे मिल्किंग हुई है एक जानवर की, और वो मेरे घर 11 बजे पहुंच रहा है, और इस दौरान इन दिस हीट एंड ह्यूमिडिटी वो मिल्क टेम्परेचर कंट्रोल्ड स्टोर्ड किसी स्टेज पे नहीं है। सो यू कैन इमेजिन कि मेरे घर तक आते आते उसकी डीजनरेशन कितनी हो गई, और उसके अंदर जो हमारी TPC राइज है वो जियोमेट्रिकली एक्सपैंड हो रहा था। Because if you don't maintain the temperature of about 4 degrees after milking, then the bacteria count starts growing very, very dramatically. When it is in loose milk, first of all, there is not proper infrastructure to store it in chillers. There is no infrastructure to transport in purpose-built bowsers, so the milk become unsafe. And in a country like Pakistan, where we have a serious issue of cold chain, if you start transporting unprocessed milk, there is a huge problem of cooling it down with ice, which is made from unsterile water, which then gets mixed into the ice, and then even if it is a good quality of milk, it makes it absolutely hazardous because just by mixing ice. जब ये फ्रेश मिल्क सार्फिन तक पहुंचता है तो अमूमन इसे 1 या 2 दफ़ा उबालने पर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दूध का मयार कैसा है। हमारे यहाँ डेयरी फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, जो एक कन्वेंशनल फार्मर है, एफ्लाटॉक्सिन लेवल्स बहुत हाई हैं। एफ्लाटॉक्सिन इज़ kind of a cancerous element. If you keep on using it for a very very long time, you might get cancer. तो वो बड़ा कॉमन है, आप जितना बॉईल कर लें वो नहीं जाता। मेसेटाइटिस हमारा दूध में काफ़ी ज़्यादा है। रिसर्च से मालूम होता है कि बहुत से डेयरी फार्म्स में, ख़ास तौर पर जो शहर से ज़्यादा करीब वाक़े हैं, किसान दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए बहुत से गैर सेहत बख्श तरीक़ों का सहारा ले सकते हैं, और काफ़ी अरसे से किसान अपने जानवरों में दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन का गलत इस्तेमाल करते रहे हैं, जिसमें ख़वातीन को लेबर में नुकसान देने वाले हार्मोन्स पाए जाते हैं। अभी कुछ अरसे से एक इंजेक्शन जिस पे बैन लगा है, बोस्टान का इंजेक्शन है। उसके अलावा ऑक्सीटोक्सिन का एक इंजेक्शन यूज़ किया जाता है मिल्किंग के लिए, जो डेयरी फार्मर्स बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करते हैं। दिन में 2 दफ़ा लगता है, जब मिल्किंग होगी तब वो इंजेक्शन लगेगा। तो एक गाय को या एक भैंस को आपने दिन में 2 दफ़ा आप उसको पिंच कर रहे हो, 2 सुराख तो वो हो गए। तो या तो उसके हिप साइड के ऊपर, रान के ऊपर लगता है, या उसकी गर्दन के ऊपर लगता है, ठीक है। अच्छा, अब उसका ब्रूज़ आपको बाहर से तो नहीं नज़र आता, लेकिन वो अंदर बाकायदा एक प्रॉपर एक ब्रूज़ इसके होता है, फिर वो पर्पल होता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते वो ख़त्म होता है। लेकिन उसकी गर्दन या उसका बैक साइड जब वो कटता है तो आपको पता चलता है कि इसका हाल क्या हुआ है अंदर से। ये इंजेक्शंस ना सिर्फ मवेशियों के लिए बल्कि उन सब के लिए बहुत नुकसानदेह हैं जो इन जानवरों के पैदा करदा दूध का इस्तेमाल करते हैं। Health of animals matters to health of humans. You've got abuse of antibiotics in animals as well and among humans as well. So you have to contain all of that so that you don't get resistant infections traveling from animals to humans.
खुद भी अगर हम एंटीबायोटिक इतनी नहीं खा रहे, तो जो हम दूध पी रहे हैं या जो हम डिफरेंट किस्म के खाने खा रहे हैं, गोश्त वगैरह ले रहे हैं, उन जानवरों को इतनी एंटीबायोटिक दी गई है कि जो शायद हम अपनी सारी ज़िंदगी में इतनी एंटीबायोटिक ना खाएं। तो वो एंटीबायोटिक दूध के ज़रिए या गोश्त के ज़रिए हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर होती है उन जानवरों में, और दूध में तो डेफिनेटली सिक्रीट होती है। लोकल फार्मर्स वाले जो हैं वो फीड की क्वालिटी पे भी बिल्कुल कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, उनको कोई इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है। अब फीड सबसे ज़्यादा टॉक्सिक चीज़ है। कैसे? फीड में मुख्तलिफ़ किस्म के टॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के फंगस और मोल्ड्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। सो जो कहते हैं ना गार्बेज इन गार्बेज आउट, हम एग्जैक्टली यही कर रहे हैं, गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। जब वो कोई खुराक अपने लेते हैं, अगर उसके अंदर केमिकल्स हैं, अगर उसके अंदर कोई ऐसे टॉक्सिन्स मौजूद हैं, तो उनकी बॉडी में जाके वो प्रोड्यूस होके अल्टीमेटली वो जो एक प्रोडक्ट हमें मिलता है मिल्क, उसके अंदर भी होंगे। आप अगर उसको बॉयल भी कर लेते हैं, फिर भी उसके अंदर कितने टॉक्सिन्स उस मेटाबोलाइट के रह जाते हैं जो नहीं किल आउट होते। देयर आर मैनी पीपल वो एक से ज़्यादा दफ़ा बॉयल करते हैं, एंड व्हाट डू देन यू कीप इट इन द फ्रिज और अंडर अ फैन for 3 to 4 hours और वो ठंडा होता रहता है। There is a very अगर मैं लेमन टर्म में बात करूँ कि टेम्परेचर और टाइम की कोरिलेशन है, तो वो एट अ वेरी हाई टेम्परेचर इट इज़ एक्सपोज्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड, तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जो है आपके वाइटामिन्स हैं, प्रोटीन स्पेशली, दोज गेट डीनेचर्ड। दूध एक इंतहाई सेंसिटिव प्रोडक्ट है और स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन का इंतज़ाम ना होने की सूरत में ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। इसके नतीजे में कोल्ड चेन फैसिलिटीज़ की कमी की वजह से मिडलमैन इसकी सप्लाई चेन को डोमिनेट करते हैं। इसके बनिस्बत फॉर्मल सेक्टर की कंपनियां दूध को बड़े पैमाने पर कलेक्ट करके इसे पैस्चराइज करते हैं, ताकि दूध में जानवरों से या सप्लाई चेन के ज़रिए आने वाले तमाम जरासीम ख़त्म किए जा सकें। In a formal sector, from the milking all the way up to the glass on your table, there are more than 29 different quality tests which is performed by the formal dairy sector to ensure that you get a complete, wholesome, nutritious glass of milk. अगर हम मिल्क क्वालिटी की बात करें तो कंपैरिजन कोई नहीं है। ऑनेस्टली इनका कोई कंपैरिजन नहीं है। पूरा एक राशन फार्मूलेशन होती है, पूरे एक काऊ की पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी की जाती है, जिसमें उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, उसकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, उसके मिनरल्स एंड विटामिन्स की रिक्वायरमेंट्स, प्लस उसकी हेल्थ की रिक्वायरमेंट। बिफोर हीटिंग इट टू द रिक्वायर्ड टेम्परेचर, द कॉर्पोरेट सेक्टर, द वे इट ऑपरेट्स, दैट दे विल store it in chiller, they will transport it to their processing plants in purpose-built bowsers. So the milk will remain safe, and then of course it will be heated to kill all the bacteria. सिर्फ हम पैस्चराइजेशन या UHT की बात करें, उसमें क्या है, सिर्फ हीट ट्रीटमेंट दे रहे हैं। तो हीट ट्रीटमेंट से क्या होता है कि हम लोग जब हीट ट्रीटमेंट उसको देते हैं, उसके हम जो बैक्टीरियाज हैं वो उनको हम किल कर देते हैं। इन पैस्चराइजेशन अगर हम सिर्फ पैस्चराइज मिल्क की बात करें तो वो लोअर टेम्परेचर पे उसका होता है, और उसके साथ हम क्या कहते हैं, सिर्फ बैड बैक्टीरिया को किल करते हैं। वेयर इट कम्स टू UHT, हम लोग हाई टेम्परेचर, फर्दर उसको हाई टेम्परेचर पे कुछ सेकंड के लिए ट्रीट करते हैं, और उससे क्या होता है कि उसके जो माइक्रोबियल सारा ऑरा है ना, वो सारा हम लोग उसको किल कर देते हैं। उससे क्या होता है कि ना माइक्रोब्स होंगे, ना ही उसकी केमिकल कंपोजिशन वगैरह चेंज होगी। तो हम लोग नॉर्मली उसे काफ़ी देर तक जो है ना वो प्रिजर्व करके रख सकते हैं। उस मिल्क में कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होती। जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है वो 280 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ऊपर जा सकता है, और वो टेम्परेचर के साथ साथ टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है कि उन ऑर्गेनिजम्स को या बैक्टीरिया को या जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको मारने के लिए। दूसरा हम लोग उनके पैकेज की बात करते हैं। जो हमारा फॉर्मल सेक्टर है उसको पैक बहुत अच्छे तरीके से करता है। एक तो हो गया कि टेम्परेचर रेज हो रहा है, दूसरा हमारा एयर। जब हम पैकेज दूध को अच्छे तरीके से कर रहे हैं तो उससे क्या होगा, उससे अल्टीमेटली ये चीज़ होगी कि हम लोगों ने उसका एयर जो एक्सपोजर है वो ख़त्म कर दिया, तो एयर बॉर्न जो पैथोजेंस हैं वो उसके अंदर इंट्रैप नहीं करते। हमारा सिस्टम ऐसे होता है कि ये क्लोज सिस्टम है। हम लोग आपको कहीं पे भी फार्म पे खुला दूध चलता हुआ नज़र नहीं आएगा, सारा कुछ चलेगा तो लाइनों में ही चल रहा होगा। क्योंकि फॉर्मल और इनफॉर्मल सप्लाई चेन्स के दरमियान बुनियादी फ़र्क कोल्ड चेन के इंफ्रास्ट्रक्चर का है, सफाई के इंतज़ामात का है, स्टोरेज के तरीक़ों और पैकेजिंग की फरहमी का है। सप्लाई किए जाने वाले दूध का मेयार बहुत अलग है। इस फ़र्क के बावजूद पाकिस्तान में सिर्फ 3% दूध
प्रोसेस किया जाता है और ज़्यादातर दूध किसी भी फॉर्मल डेयरी चैनल से मुंसलिक नहीं है। 97% दूध इनफॉर्मल मार्केट में दुकानदारों, मिडलमैन, ब्रोकर्स और ग्राहकों को खुला यानी अनप्रोसेस्ड ही बेचा जाता है। So you can't have two playing fields. You can't have a formal industry taxed at probably the highest rate in the world and adhering to certain standards, and on the other hand have an informal industry with no tax, with no standard, and with no control over the product.